मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर मनोविज्ञान विषय के अंदर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्टार्ट कर रखा है और अधिगम के अंदर अपने 10 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। मतलब आज तक अभी तक अपने 10 क्लासेस अपने कंप्लीट हो चुकी है और आज क्लास नंबर 11 अधिगम की। और उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था बेटा अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत को मैंने आपको बताया था कि अधिगम के टोटल जो सिद्धांत रहेंगे वो 13 रहेंगे। और अधिगम के सिद्धांतों को मैंने 4 भागों में बांटा था, जिसके अंदर नंबर 1 व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत और तीसरा आधुनिक संज्ञानात्मक। पहला व्यवहारवादी या व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा आधुनिक संज्ञानवादी और चौथा था मानवतावादी सिद्धांत। जिसमें से व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे बेटा वो थे 5 और 4 थे संज्ञानवादी और 2 थे आधुनिक संज्ञानवादी और 2 थे मानवतावादी। इस प्रकार से टोटल 13 सिद्धांत थे, जिसके अंदर पहला अधिगम का सिद्धांत जिसको अपने पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो था थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, उसकी अपने थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। उसके अंदर मैंने प्रयोग भी आपको बता दिया था। और उसके अंदर जो थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम के जो नियम दिए गए थे, अधिगम के जो नियम दिए थे, उन्होंने अधिगम के 2 नियम बताए थे, जिसके अंदर मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम के अंदर कौन कौन से थे, तो मैंने बताया था आपको तप, एक ट्रिक बताया था तप, जिसके अंदर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या परिणाम व प्रभाव का नियम। और बाकी अपने बात कर रहे थे गौण नियम। मुख्य नियम की चर्चा अपने कर चुके हैं और वहीं से अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहां से अपने क्लास को एंड किया था। तो आज अपना टॉपिक रहेगा अधिगम के नियम के अंदर जो गौण नियम है, जिसको अपने 5 प्रकार के गौण नियम होते हैं। जिसके अंदर पहला है बेटा बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक विन्यास का नियम और तीसरा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा आत्मीकरण का नियम और 5वां है साचर्य परिवर्तन का नियम। तो अपने पढ़ते हैं एक एक नियम को। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम के जो नियम दिए थे, अधिगम के नियम, तो इन्होंने अधिगम के नियम को 2 भागों में बांटा था। अधिगम के नियमों को 2 भागों में बांटा था, जिसके अंदर पहला जो नियम था, जिसके अंदर पहला जो नियम का जो प्रकार है वो था बेटा मुख्य नियम। और मुख्य नियम के अंदर अपने जो नियम पढ़े थे वो पढ़े थे बेटा 3। और दूसरा जो प्रकार अपने चर्चा करेंगे वो है बेटा गौण नियम। गौण नियम या जिसको अपने ये कह सकते हैं द्वितीयक नियम। अब इसके अंदर बात करें गौण नियम की, तो गौण नियम टोटल कितने हैं? मुख्य नियम 3 है और गौण नियम जो है वो है 5 नियम है। इसके अंदर पहला जो नियम है वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। जैसे मैंने मुख्य नियम बताए थे, तो उसके मुख्य नियम के अंदर कौन कौन से बताए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। इसी प्रकार से गौण नियम के अंदर पहला जो नियम है वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम,
मानसिक विन्यास का नियम, पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक विन्यास का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा शास्त्रीय परिवर्तन का नियम, तो अपने बात कर रहे हैं बेटा गौण नियम या द्वितीयक नियम की। तो पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम, तीसरा है शास्त्रीय परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है शास्त्रीय परिवर्तन का नियम, और एक अपने रह गया वो है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। तो एक बार थोड़ा सा स्टेप आगे पीछे है। तो अपने अधिगम के नियम को दो भागों में बांटा था थॉर्नडाइक ने। एक बार दोबारा बता दूं कि गौण नियम है वो 5 नियम है। इसके अंदर पहला है बेटा बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम, तीसरा जो होता है वो है आत्मीकरण का नियम, चौथा है आंशिक क्रिया का नियम, और पांचवा है शास्त्रीय परिवर्तन का नियम। तो अपने एक एक नियम को अपने पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है? मतलब एक ऐसा नियम जिसके अंदर थॉर्नडाइक का मानना ये है कि बहु का मतलब होता है एक या एक से अधिक। अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होने का श्रेष्ठता का जो गुण आता है वो बार बार अभ्यास करने से आता है। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम यही कहता है कि हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें बार बार क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। बहुप्रतिक्रिया के नियम का मतलब ये होता है बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो श्रेष्ठ तभी हो सकता है, या किसी भी गुण के अंदर जो श्रेष्ठ होता है वो बार बार अभ्यास से। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम यही कहता है कि अगर आपको एक बार सफलता नहीं मिल रही तो आप क्या करें? बार बार प्रयास करें जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। या अपने ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी समस्या का समाधान एक बार प्रयास करने से नहीं हो रहा तो आप बार बार उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। अर्थात बार बार अगर अपने प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता में मिल जाएगी। तो बहुप्रतिक्रिया का मतलब है बार बार प्रयास से, बार बार प्रयत्न से। तो वही होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद है बेटा 2 नंबर है मानसिक विन्यास का नियम। 2 नंबर है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम। अब मानसिक विन्यास का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो नवीन व्यवहार सीखना चाह रहा है, अगर वो मानसिक रूप से क्या होगा? सकारात्मक होगा। कहने का मतलब कई लोग बाग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, नकारात्मकता की ओर रहते हैं, या हमेशा निराशावादी रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का मानसिक रूप से पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है। अगर मानसिक विन्यास का नियम, या इसको मनोवर्ती या अभिवर्ती का नियम भी कहते हैं, इसका मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सकारात्मक होगा, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, तो वो क्या है? अधिगम या सीखने की जो दर है वो अच्छी तरीके से हो सकती है। तो अपने ये कह सकते हैं मानसिक विन्यास का नियम यही कहता है कि एक ऐसा नियम जिसके अंदर अगर किसी बालक के अंदर जो मानसिक जो है, या उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो दृष्टिकोण है, या उसकी सोचने की जो अभिकल्पना है, अगर वो वहाँ से वो सकारात्मक है तो अधिगम की दर भी क्या होगी? बहुत तीव्र गति से होगी। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का मानसिक रूप से पॉजिटिव होना या सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी है। तो कई लोग बाग ऐसे होते हैं जो बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब कहने का मतलब हमेशा निराशावादी दृष्टिकोण अगर होगा तो उसके अधिगम के अंदर क्या रहेगी? समस्या उत्पन्न रहेगी। मतलब नवीन व्यवहार सीखने में उसको क्या, मतलब
बाधा उत्पन्न होगी। तो एक बार मैं फिर बता दूं, पहला नियम अपने बताया कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, पहले नियम की अपने बात कर रहे थे, वो है बेटा बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया, बहु का मतलब होता है एक या एक से अधिक। बहुप्रतिक्रिया का नियम का मतलब होता है बार बार प्रयत्न से, कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अगर सफलता चाहते हैं, अगर एक बार कार्य करने के बाद अगर सफलता नहीं मिल रही तो हमें बार बार क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिल जाए। और दूसरा है बेटा मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति का मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर सकारात्मक होगा तो क्या करेगा, उसमें अधिगम की जो दर होगी वो बहुत ही तीव्र गति से होगी। कई लोग बाग है जो हमेशा निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तो उनके सीखने के अंदर भी बड़ी समस्या आती है। तो अगर कोई व्यक्ति नवीन व्यवहार सीखना चाहता है तो मानसिक रूप से उसका पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है बेटा तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। 3 नंबर, थोड़ा अपने सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया था। आंशिक क्रिया का नियम, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे अपने। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम का मतलब क्या है कि अगर कोई, थॉर्नडाइक का मानना यह है कि अगर कोई पूरी समस्या, अगर समस्या का हल नहीं हो रहा तो क्या करें कि आप उस समस्या का विभाजन कर ले। आप क्या करें, उस समस्या का क्या कर लें, विभाजन कर ले। कहने का मतलब यह है कि उस समस्या को पहले अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर विभाजित कर फिर उस समस्या को हल करें। कहने का मतलब कोई भी समस्या है उसको आप क्या करें, अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो आप क्या करें, पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके फिर क्या करें, उस समस्या का क्या करें बेटा, समाधान करें। तो वो क्या होता है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम किसने दिया था, बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है, तो ये गौण नियम है, जिसके तहत थॉर्नडाइक का मानना ये है कि अगर कोई समस्या पूर्णतः हल नहीं हो रही या किसी समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो रहा तो आप क्या करें, उस समस्या का क्या करें, पहले उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें और फिर क्या करें, पूरी समस्या को हल करें। अब यहां से बेटा इसके अंदर बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कि अंश से पूर्ण या अंश से पूर्ण जो है ये अधिगम शिक्षण सूत्र नहीं है। अगर हमारा जो अधिगम शिक्षण सूत्र की बात करें, बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है, वेरी वेरी मोस्ट, कि अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम शिक्षण सूत्र क्या होता है, अधिगम शिक्षण सूत्र, तो अधिगम जो शिक्षण सूत्र जो होता है बेटा वो होता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, कि पहले पूरी समस्या को देखें और बाद में क्या करें, उसका टुकड़ों में विभाजन करें। और पूर्ण से जो अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो दिया था बेटा गेस्टाल्टवादियों ने। किसने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जो है उसके अंदर मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका व कुर्ट लेविन का संबंध है। उन्होंने क्या दिया था, जो शिक्षण सूत्र दिया था बेटा पूर्ण से अंश की ओर। अब अपने को ध्यान रखने वाला है कि अंश से पूर्ण की ओर अधिगम शिक्षण सूत्र नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र देने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, थॉर्नडाइक। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मतलब शिक्षण सूत्र की बात करें कि अधिगम के अंदर जो शिक्षण सूत्र होता है वो अंश से पूर्ण होता है या पूर्ण से अंश होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अधिगम जो शिक्षण सूत्र होता है बेटा वो पूर्ण से अंश होता है। कहने का मतलब पहले पूरी समस्या को देखना है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर किसी भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो पहले क्या करें, आप पूर्णतः पूरे सिलेबस का क्या करें, एनालिसिस करें। फिर क्या करें, जो भी जैसे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप कंप्लीट सिलेबस को देखें। कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आप उसके अंदर चयन करें कि मेरे को ये टॉपिक तो आते हैं, इस टॉपिक को मैं बेहतर कर सकता हूं। तो पहले क्या करें, आप कंप्लीट सिलेबस को देखें, फिर आप उसके अंदर विभाजन करें कि कौन कौन से टॉपिक मुझे आते हैं। मतलब पहले पूरे सिलेबस को देखा, फिर क्या किया, पूर्ण से अंश की ओर, फिर क्या किया, उसको बेटा टुकड़ों में विभाजित कर लिया। तो ऐसा मानना किसका था, गेस्टाल्टवादियों का। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि आंशिक क्रिया का जो नियम है, आंशिक क्रिया का जो नियम है वो तो दिया है थॉर्नडाइक ने। आंशिक क्रिया का जो नियम है वो तो दिया है
थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक का क्या मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले आप क्या करो, उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो और फिर क्या करो, पूरी समस्या को हल करो। ये अधिगम शिक्षण सूत्र नहीं है। अगर आपसे कोई अधिगम शिक्षण सूत्र पूछे तो आप बताएंगे कि अधिगम जो शिक्षण सूत्र जो होता है वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरी समस्या को हल करें, फिर क्या करें, उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे। और पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र दिया है वो किसने दिया है बेटा, गेस्टाल्टवादियों ने। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद क्या है बेटा, 4 नंबर जो है नेक्स्ट जो है वो है आत्मीकरण का नियम। 4 नंबर जो है वो है बेटा आत्मीकरण का चार नंबर जो है वो है आत्मीकरण का नियम। या इसको कह सकते हैं आत्मसात का नियम। आत्मसात का नियम। अब देखो आत्मीकरण का मतलब क्या होता है, आत्मसात का मतलब क्या है कि जो भी आपने, आत्मसात का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी आपने विषय वस्तु पढ़ी है उसको मतलब स्थायी ग्रहण करना। आत्मसात का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी आपने विषय वस्तु को पढ़ रखा है, पढ़ने के बाद जैसे कई बार क्या होता है कि अपने 1 या 2 घंटे लगातार पढ़ते हैं, 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद क्या है कि हमें बीच में 5 या 10 मिनट का क्या रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए। और उस गैप के दौरान हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि मैंने जो विषय वस्तु पढ़ी है क्या वास्तव में मुझे वो चीजें आत्मसात है या नहीं है। मतलब आत्मसात का मतलब है कि जो आपने जो भी विषय वस्तु या अध्ययन सामग्री को पढ़ा है उसके अंदर कितनी चीजें आपको यथावत अपने दिमाग के अंदर है। मतलब आत्मीकरण का नियम या आत्मसात का नियम ये कहता है पढ़े हुए ज्ञान को, जो भी आपने विषय वस्तु को अध्ययन किया है उसको क्या करना, स्थायी करना, मतलब अपने मन मस्तिष्क में बिठाना, या पढ़े हुए ज्ञान को हमेशा के लिए स्थायी कर देना, अपने याददाश्त के अंदर बिठा लेना। जैसे हमें आवश्यकता पड़े उसको अपने मतलब उसका एनालिसिस कर सकें, उसके बारे में बता सकें, तो उसको कहते हैं आत्मीकरण या आत्मसात का नियम। मतलब आत्मीकरण का या आत्मसात का नियम क्या कहता है, मतलब एक ऐसा नियम जिसके अंतर्गत पढ़े हुए ज्ञान को क्या करना बेटा, स्थायी करना, ग्रहण करना। ठीक है, वही होता है आत्मीकरण का नियम। और 5वां जो नियम है बेटा वो है साश्रय परिवर्तन का नियम। 5वां जो नियम है वो है बेटा साश्रय परिवर्तन का नियम। साश्रय परिवर्तन का नियम। अब जो साश्रय परिवर्तन का नियम क्या कहता है, साश्रय का मतलब होता है, साश्रय का मतलब होता है समन स्थापित करना। मतलब एक ऐसा नियम जिसके तहत जो भी अपनी विषय वस्तु पढ़ी है, जैसे अध्यापक द्वारा कोई भी आपको नियम पढ़ा दिया गया, उसको क्या करना, किसी अन्य वस्तु के साथ रिलेट करके पढ़ना, उसका समझ स्थापित करके पढ़ना, वही क्या होता है बेटा साश्रय परिवर्तन का नियम है। कि जैसे कई बार आपने अध्यापिका को देखा है कि अध्यापिका जब छोटे बच्चों को मतलब कविता याद करवाती है, जैसे मछली जल की रानी है, तो वो किसकी तरह व्यवहार करती है, मछली की तरह नृत्य करके उनको समझाने का प्रयास करती है। साश्रय परिवर्तन का मतलब यही होता है कि किसी भी विषय वस्तु को दैनिक जीवन के अंदर, दैनिक जीवन के जो प्रयोग हैं या दैनिक जीवन की जो विषय वस्तु है उनके साथ रिलेट करते हुए, उनके साथ संबंधित करते हुए उस विषय वस्तु को पढ़ाने का या समझाने का प्रयास करना, वही क्या होता है बेटा साश्रय परिवर्तन का नियम होता है। जैसे किसी अध्यापक के द्वारा ये बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी के नीचे की तरफ एक बल लगता है, पृथ्वी के नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसे क्या करते हैं, जो एक प्रकार का आकर्षण बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और जैसे ही हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। अब जैसे ही अध्यापक द्वारा बालक को ये बात समझा दी गई, जैसे ही अध्यापक द्वारा बालक को अगर ये बात समझा दी कि किसी भी वस्तु को अपने ऊपर की ओर फेंकेंगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण के वेग से अगर कम वेग से किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वह वस्तु नीचे की ओर आती है। अगर ये बात अगर किसी अध्यापक ने किसी बालक को समझा दी है, तो अगर यही नियम क्या करे, बालक अगर घर पे
उसको यूटिलाइज करें, उपयोग करके देखें कि क्या वो घर पे किसी अन्य वस्तु को फेंक के देखे, अगर वही वस्तु अगर नीचे आ रही है तो कहने का मतलब उसके साथ वो समझ स्थापित कर रहा है कि जो अध्यापक, जो भी मतलब टीचर के द्वारा जो भी चीजें पढ़ाई गई है वो क्या उसके साथ संबंधित है या नहीं है। या अपने ये कह सकते हैं कि जैसे किसी बालक को, जैसे कि आप किसी बालक को 0 अंक सिखाना चाह रहे हैं, कि उसको बता रहे हो कि बेटा 0 इस प्रकार से होता है, तो 0 के समान कोई भी, 0 के समान जैसे कोई सेब ले लिया या कोई अन्य आकृति जो 0 के समान है, उसके साथ संबंधित करके अगर उसका अपने उसको लेट करके अगर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो होता है बेटा साचर्य परिवर्तन का नियम। तो बात करें, अगर आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर बता दूं, अपने अधिगम के सिद्धांत, अपने अधिगम के नियम बढ़ रहे हैं। अधिगम के नियम को थॉर्नडाइक ने 2 भागों में बांटा था। एक तो था मुख्य नियम, मुख्य नियम के बारे में चर्चा अपने पिछले क्लास के अंदर कर चुके हैं। उसके बाद आज अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा गौण नियम या द्वितीयक नियम या सेकेंडरी लॉ। उसके अंदर पहला मैंने बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम ये होता है बार बार प्रयत्नों से। थॉर्नडाइक का मानना ये है कि अगर हमें, जैसे बिल्ली ने बार बार प्रयास किया तो बार बार प्रयास करने के बाद क्या हुआ, उसने भोजन प्राप्त कर लिया। और जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है तो उसके कार्य में क्या आती है, दक्षता आती है, और धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्योंकि व्यक्ति बार बार प्रयास से क्या होता है, अपने काम के अंदर परफेक्शन लाता है। जैसे बिल्ली ने जब पहली बार जो भोजन प्राप्त किया था, जब बिल्ली ने पहली बार जब भोजन प्राप्त किया था तो उसको भोजन प्राप्त करने में काफी समय लगा था, बहुत सारी त्रुटियां हुई थी। लेकिन सेकंड बार जब प्रयास किया गया था तो त्रुटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इसी प्रकार से बहुप्रतिक्रिया का नियम ये कहता है बार बार प्रयत्नों से, कि अगर किसी बालक को एक बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिली तो बार बार हमें क्या करना चाहिए बेटा, प्रयास करना चाहिए। मानसिक विन्यास का नियम यह कहता है कि व्यक्ति का मानसिक रूप से सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो मानसिक रूप से सकारात्मक होगा, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, तो वो अधिगम अच्छी तरीके से कर सकेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, नकारात्मक बुद्धि प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा निराशावादी होते हैं। तो हमेशा व्यक्ति को क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक रहता है। कोई भी समस्या आती है तो हमेशा ये सोचना है ऑल इज वेल, ये तो एक मामूली सी समस्या है, अपने हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को रहना है बेटा, पॉजिटिव रहना है। तीसरा नियम मैंने बताया था आंशिक क्रिया का नियम। ये बहुत ही शानदार नियम है। आंशिक क्रिया के नियम के तहत, आंशिक क्रिया के नियम के तहत थॉर्नडाइक का मानना ये है कि पहले कोई भी समस्या है तो उसको आप टुकड़ों में विभाजित करो और फिर पूरी समस्या को हल करो। ऐसा मानना अंश से पूर्ण की जो बात करता है वो तो करता है थॉर्नडाइक। अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम शिक्षण सूत्र क्या होता है, अंश से पूर्ण होता है या पूर्ण से अंश, तो आप कहेंगे कि अधिगम जो शिक्षण सूत्र जो होता है वो होता है बेटा पूर्ण से अंश। और पूर्ण से अंश की ओर बताने वाले कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्टवादी के अंदर अगर नाम पूछे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से कौन थे, तो मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन का संबंध गेस्टाल्टवादी, समग्रवाद, समग्रति, ये इन्हीं से संबंधित है। उसके बाद है बेटा आत्मीकरण का नियम या आत्मसात का नियम। आत्मीकरण या आत्मसात का नियम ये कहता है कि आपने जो भी विषय वस्तु पढ़ी है, पढ़ने के बाद आपको कितनी चीजें आपके दिमाग के अंदर यथावत याद है। मतलब पढ़े हुए ज्ञान को अपने दिमाग के अंदर बिठाना, यानी पढ़े हुए ज्ञान को अपने दिमाग में स्थायी करना, आत्मसात करना, मतलब पढ़े हुए ज्ञान को हमेशा स्थायी करना, वही क्या होता है बेटा आत्मसात का नियम। साचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है, साचर्य परिवर्तन का नियम मतलब एक ऐसा नियम जिसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को मतलब किसी के साथ संबंधित करके, किसी भी वस्तु के साथ संबंधित करके अगर समझाने का प्रयास करता है या समझने का प्रयास करता है तो वो होता है साचर्य परिवर्तन का नियम। जैसे अध्यापक के द्वारा बता दिया कि गोल वस्तुएं लुढ़कती है, जैसे अध्यापक के द्वारा बता दिया गया कि गोल वस्तुएं लुढ़कती है, तो वहां तो उसको बॉल का एग्जाम्पल दिया गया कि जो क्रिकेट की जो गेंद होती है उसके कि उसको मतलब आकृति को समझाने का प्रयास किया कि हर जो गोलाकार जो चीज होती है वो लुढ़कने का प्रयास करती है। तो घर पे जाके बालक ने फुटबॉल या अन्य किसी गोलाकार जो आकृति को अगर लुढ़काने का प्रयास किया तो वो किससे संबंधित है, वो है बेटा साचर्य परिवर्तन का नियम। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी अपने अधिगम का पहला जो सिद्धांत है वो पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपने अधिगम के नियम को कंप्लीट कर लिया है। अब अपने क्या करेंगे, थॉर्नडाइक सिद्धांत का जो शैक्षणिक जो महत्व है उसको अपने पढ़ने का प्रयास करेंगे।
तो पढ़ते हैं अपने। थॉर्नडाइक सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। अब इसका मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, कि थॉर्नडाइक के प्रयोग का शिक्षा जगत के अंदर इसका क्या महत्व है, उसके बारे में बेटा अपने पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। अभी अपने जो चीज़ें अपने पढ़ी है उसी को क्या करते हैं बेटा, जो चीज़ें अपने प्रयोग के माध्यम से पढ़ी है उन्हीं को क्या करते हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इसके क्या कुछ महत्व है, तो वो अपने पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला है बेटा इसके अंदर अनुभव से लाभ उठाना। अब पहला इसका शिक्षा जगत के अंदर क्या महत्व है बेटा, इंपॉर्टेंस है, अनुभव से लाभ उठाना। अनुभव से लाभ उठाना। अब इसके अंदर बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रश्न बनता है कि अनुभव से लाभ उठाना। अब अनुभव से लाभ किसने उठाया था, जैसे बिल्ली ने एक बार प्रयास किया था, बिल्ली ने जब बार बार प्रयास किया था, तो बार बार प्रयास करने के बाद जैसे पहली बार बिल्ली ने जब मछली के मांस के टुकड़े को या भोजन को प्राप्त किया था तो उसे अधिक समय लगा था। जैसे वो दोबारा उसी प्रतिक्रिया को जब दोहराती है तो उसके अंदर क्या है कि धीरे धीरे क्या है, त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है। कहने का मतलब उसने पहली बार जो कमियां थी दोबारा जैसे उसको मतलब उसी भोजन को प्राप्त करना पड़ा, तो उसको क्या किया, उसने पूर्व ज्ञान मतलब अपने अनुभव का क्या उठाया, लाभ उठाया। तो इसी प्रकार से अगर इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुभव से लाभ उठाने का संबंध किससे है, जैसे इसके अंदर प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे एक बालक, जैसे इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक बालक को उसका भाई आग के पास जाने से रोकता है। जैसे एक बालक को उसका जो बड़ा भाई है उस छोटे बालक को क्या करता है, आग के पास जाने से रोकता है। इसका मतलब इस मतलब कोटेक्शन का इस कथन का संबंध किस सिद्धांत से है, तो कहने का मतलब इसका मतलब यही है कि अगर कोई बड़ा भाई है वो छोटे भाई को क्या कर रहा है, आग के पास जाने से रोक रहा है, इसका मतलब उसने समय पहले अनुभव किया है कि आग के पास जाने से आग से हाथ जलता है। उसने पहले कर्मेंद्रियों के द्वारा, किसके द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा इस चीज को क्या कर चुका है, वो मतलब महसूस कर चुका है, उसने अनुभव पूर्व ज्ञान से पहले क्या मिल चुका है, उसको अनुभव हुआ है। इसीलिए इसमें किससे लाभ उठा रहा है, अनुभव से उसने क्या उठाया, लाभ उठा रहा है। इसलिए वो छोटे बालक को क्या कह रहा है कि आप आग के पास मत जाइए, नहीं तो आपका हाथ या पैर क्या है, जल सकता है। तो इसका जो संबंध है बेटा वो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं लिख देता हूं कि एक बालक को उसका बड़ा भाई उसका बड़ा भाई आग के पास जानने से रोकता है। आग के पास जाने से रोकता है। अब ऐसा क्यों, एक बार मैं फिर बता दूं बेटा कि एक बालक को उसका बड़ा भाई जो है वो आग के पास जाने से रोक रहा है। इसका मतलब बड़े भाई ने क्या किया बेटा, क्योंकि बड़े भाई ने पहले अनुभव लिया है। इसका मतलब क्या है कि बड़े भाई ने आग से पहले क्या लिया बेटा, अनुभव लिए। इसका मतलब उसको उससे पूर्व ज्ञान है, क्योंकि उनकी कर्मेंद्रियां उस चीज को पहले अनुभव कर चुकी है। क्योंकि आग से क्या है, उसका हाथ जला हुआ है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने छोटे भाई को भी आग के पास जाने से रोक रहा है। इसका मतलब उसका संबंध किससे बेटा, अनुभव से है, क्योंकि उसको पहले इस चीज का अनुभव हो चुका है। इसके बाद है बेटा 2 नंबर शैक्षणिक महत्व की बात करें, निरंतर प्रयास प्रबल। निरंतर प्रयास प्रबल, निरंतर प्रयास प्रबल। इसका मतलब है, अब निरंतर प्रयास का मतलब, निरंतर का मतलब होता है लगातार, कि अगर व्यक्ति को लगातार क्या करना चाहिए बेटा, प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को
लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर अपने प्रयास करते हैं तो हमें एक ना एक दिन हमें क्या मिलती है बेटा, सफलता मिलती है। जैसे बिल्ली ने लगातार निरंतर प्रयास किया तो उसने क्या कर लिया बेटा, भोजन को मतलब प्राप्त कर लिया। कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो वो क्या करता है बेटा, बार बार क्या करता है, प्रयास करता है। इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास करेंगे तभी हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। अब उसके बाद है अभ्यास की क्रिया पर आधारित। नंबर 3 है बेटा अभ्यास। अभ्यास की क्रिया पर आधारित। अभ्यास की क्रिया पर आधारित, इसका मतलब क्या है बेटा, निरंतर प्रयास का मतलब बार बार प्रयास करना। अभ्यास का मतलब ही क्या करना कि व्यक्ति का बार बार प्रयास करना। अगर कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति के कार्य में परफेक्शन जो आएगा बेटा, वो अभ्यास के माध्यम से आएगा, एक्सरसाइज से। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के अंदर अगर दक्ष होता है तो वो उसका अभ्यास होता है, क्योंकि वो किसी भी कार्य को क्या करता है, बार बार दोहराने का प्रयास करता है। जैसे कोई भी किसी भी विषय के अंदर अगर स्पेशलिस्ट होता है तो उसका बार बार क्या होता है, उस विषय के प्रति क्या किया होता है, अभ्यास होता है। कि बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, कार्य के अंदर आती है परफेक्शन आता है, कार्य के अंदर क्या होता है, व्यक्ति दक्ष होता है। तो पहला अपने बेटा अनुभव से लाभ उठाना, दूसरा अपने बात किया बेटा निरंतर प्रयास पर बल, तीसरा बेटा है अभ्यास की क्रिया पर आधारित। कहने का मतलब बार बार अभ्यास करने से क्या है, कार्य में क्या आती है, श्रेष्ठता आती है। अब है करके सीखना। 4 नंबर है करके सीखना। करके सीखना। अब करके सीखना या जिसको अपने कहते हैं बेटा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। अब लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है वैसे जॉन डीवी का है। लर्निंग बाय जो डूइंग जो सिद्धांत है वो बेटा जॉन डीवी का है, और इसी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का भी मानना यही है कि अगर किसी व्यक्ति को अध्यापक केवल क्या रहे, मार्गदर्शक रहे, अगर कोई भी समस्या है उसके अंदर केवल अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ही अध्यापक उसको क्या करें, बताएं, और बाकी क्या करें, बालक क्या करे, उस समस्या का समय समाधान करें। इसका मतलब यही है कि अगर बालक समय किसी चीज को करने का प्रयास करता है तो वो ज्यादा सीखता है। जैसे मान लीजिए मैथ के किसी बालक या बालिका को कक्षा के अंदर गणित करवाई जा रही है, मैथ सिखाई जा रही है, तो अब अध्यापक ने क्या किया, जैसे एक ही प्रकार के जो क्वेश्चन है वो 10 हैं, तो अध्यापक ने क्या कर दिया, उसके 2 क्वेश्चन हल करवा दिए। अब 2 क्वेश्चन हल करवाने के बाद होना क्या चाहिए कि 8 क्वेश्चन बालकों जो बालक या बालिका है उनको स्वयं करके देखना चाहिए। अब जैसे कई बार क्या अध्यापक क्या होता है कि जैसे एक ही टाइप के जो पर्सन है, एक ही टाइप के जो पर्सन है उसके अंदर केवल 10 क्वेश्चन है, अब 10 के 10 करवा देता है। अब 10 के 10 करवाने के बाद वो उस मतलब टाइप को क्या करेगा, अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। कहने का मतलब है कि बालक समय तो अभ्यास नहीं कर रहे। अगर कोई बालक किसी भी मतलब कार्य को अगर समय करके देख रहा है तो उससे क्या होगा, उसके कार्य के अंदर क्या आएगी बेटा, श्रेष्ठता आएगी और वो ज़्यादा सीखेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक हमेशा मार्गदर्शक का रूप होता है। अध्यापक को केवल बड़ी समस्या को इंगित करना चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं किस प्रकार से करनी है उसको एक निर्देश दे दिया। उसके बाद क्या करना चाहिए, बालक को समय करके बार बार, क्योंकि बालक को समय करने दें। बालक अगर किसी कार्य को समय करेगा तो उससे वो क्या करेगा बेटा, ज़्यादा सीखेगा। उसके बाद है बेटा देखो उसके अंदर महत्वपूर्ण जो है नेक्स्ट है कि ये जो सिद्धांत है वो छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। करके सीखना। उसके बाद ये जो सिद्धांत है वो है बेटा छोटे बालकों के लिए। छोटे बालकों के लिए वह मंद बुद्धि के बालकों के लिए, मंद बुद्धि के बालकों के लिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार बनता है कि कौन सा सिद्धांत छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। अब छोटे बालकों से संबंधित कहने का मतलब अपने को पता है छोटे बालकों के लिए जो विशेष उपयोगी है
वो सिद्धांत कौन सा है बेटा? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। अपने को पता है कि छोटे बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। अपने किसी भी बात को बताते हैं तो उनको बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत का कहने का मतलब प्रयास व त्रुटि मतलब छोटे बालक जो होते हैं वो बार बार त्रुटि करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि का मतलब है कि छोटे बालक जो होते हैं वो बार बार गलती करते हैं। तो बार बार गलती से कौन सीखता है? वो सीखते हैं छोटे बालक। और वैसे अगर देखा जाए तो व्यक्ति, इंसान क्या किससे सीखता है? हमेशा गलतियों से सीखता है, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना यही था कि इंसान किससे सीखता है बेटा? गलतियों से। अगर व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो उस चीज को सीख नहीं पाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई कार्य नहीं आता, तो अगर वो मतलब किसी भी कार्य को सीखना चाह रहा है, अगर उसने गलती कर दी और गलती करने के बाद अध्यापक के द्वारा उसको बताया गया, समझाया गया, तो वो क्या करता है? उस कार्य को सीखता है। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी का मानना भी यही था कि व्यक्ति किससे सीखता है? गलतियों से। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक बात और भी कही थी कि बालक जो होता है वो गलतियों से सीखता है, लेकिन कई बार क्या होता है आज के दौर के अंदर क्या है, महात्मा गांधी दूसरी बात ये भी कोटेक्शन बोला था कि बार बार गलती करने पर व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। लेकिन ये भी बात सही है, क्योंकि व्यक्ति क्या है कि एक बार गलती कर दी, उसको बता दिया गया, तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। अगर व्यक्ति बार बार उसी गलती को दोहरा रहा है, इसका मतलब वो मूर्ख प्रवृत्ति का है, जानबूझ के लापरवाही कर रहा है। तो इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि छोटे बालकों के लिए जो विशेष उपयोगी है, क्योंकि छोटे बालक जो होते हैं बेटा वो बार बार गलती करके सीखते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत का जो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छोटे बालकों से संबंधित, छोटे बालकों को सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, तो छोटे बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है बेटा? थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है बेटा? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अगर बात करें मंद बुद्धि का मतलब है जिनका IQ लेवल बहुत कम है, जिनका जो बुद्धि स्तर है वो बहुत कम है, जिनके सीखने की जो क्षमता है, अभियोगिता है, वो क्या है? बहुत ही कम है। तो ऐसे बालकों को सिखाने के लिए भी कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? वो बेटा है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, या जिसको अपने क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसको अपने व्यवहारवादी का पहला सिद्धांत है। तो कहने का मतलब छोटे बालकों के लिए उपयोगी या मंद बुद्धि के बालकों को सिखाने के लिए जो विशेष उपयोगी जो सिद्धांत है वो कौन सा है बेटा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं कि जो बातें अपने की है। तो आज अपने स्टार्ट किया था यहां से, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आज अपने टॉपिक स्टार्ट किया था अधिगम पार्ट नंबर 11। आज क्लासेस जो है वो क्लास नंबर है बेटा 11, क्लास नंबर 11। उसके अंदर अपने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा अधिगम के नियम। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार के बताए हैं बेटा? 2 टाइप के। अधिगम के नियम को थॉर्नडाइक ने 2 भागों में बांटा है, एक तो मुख्य नियम और दूसरा है बेटा, मुख्य नियम बोल दीजिए या इसको प्राथमिक नियम यानी प्राइमरी लॉ, और इसको बोला जाता है गौण नियम या सेकेंडरी लॉ। अब उसके अंदर मुख्य नियम को अपने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ लिया था, और अगर नहीं पढ़ा तो एक बार मैं बता दूं कि उसके अंदर तब मैंने ट्रिक बताया था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या परिणाम व प्रभाव का नियम। इनके भी उपनियम थे, जैसे अभ्यास के नियम के 2 उपनियम थे, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। इसी प्रकार से जो था परिणाम व प्रभाव का नियम, उसको संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसी प्रकार से बेटा गौण नियम जो है, गौण नियम या द्वितीयक जो नियम है वो बेटा 5 प्रकार के हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है बेटा मानसिक विन्यास का नियम, तीसरा है बेटा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम और 5वां है बेटा शास्त्रीय परिवर्तन का नियम। तो एक एक नियम को मैंने पढ़ाने का प्रयास किया था कि जैसे पहला जो नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? मतलब बहुप्रतिक्रिया का मतलब, तो बहु का मतलब होता है एक या एक से अधिक प्रकार का, मतलब इसका है बार बार प्रयास से। अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करेगा, क्योंकि बार बार प्रयास करने से क्या मिलती है बेटा? सफलता। अगर किसी व्यक्ति को एक बार मतलब प्रयास करने से सफलता नहीं मिल रही तो इसको क्या करना चाहिए बेटा? बार बार प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बताया था मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर मानसिक रूप से अगर सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसके अधिगम की जो दर होगी वो तीव्र होगी। अगर व्यक्ति हमेशा नकारात्मक प्रकार का है, निराशावादी दृष्टिकोण का है, तो वो ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। उसके बाद है बेटा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम के अंदर थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि पहले किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो, फिर पूरी समस्या को हल करो। ऐसा मानना था थॉर्नडाइक का, लेकिन अधिगम जो शिक्षण सूत्र है वो है बेटा पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरी समस्या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो। ऐसा मानना किसका था? गेस्टाल्टवादियों का। किनका था? गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादी के अंदर मैं फिर बता दूं मैक्स वर्दिमर, कोहलर,
कोफ का व कोर्ट लेविन का संबंध गेस्टाल्टवादी या समग्रवाद से है, और गेस्टाल्टवादियों के द्वारा ही किसका अधिगम सूक्ष्म सूत्र दिया है, पूर्ण से अंश की ओर। उसके बाद अपने पढ़ा था बेटा आत्मीकरण का नियम या आत्मसात का नियम, यानी जो भी विषय वस्तु आपने पढ़ी है उसको स्थायी ग्रहण करना। उसके बाद है बेटा साचर्य परिवर्तन का नियम, मतलब जो भी विषय वस्तु पढ़ी है उसको किसी के साथ संबंध स्थापित करके सीखने का प्रयास करना। उसके बाद अपने बात कर रहे थे कि इसका शिक्षा के स्तर में क्या कुछ महत्व है, तो पहले अपने पढ़ा था बेटा अनुभव से लाभ उठाना। तो अनुभव का मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले से अनुभव, कोई भी समस्या के बारे में पहले से अवगत है, तो अनुभव का लाभ हमेशा मिलता है। जैसे इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि एक बालक को उसका बड़ा भाई आग के पास जाने से रोकता है, तो उसका संबंध कौन से सिद्धांत से है, तो उसका संबंध है बेटा थॉर्नडाइक से, क्योंकि उसने पहले समय अनुभव किया है अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, इसलिए वो अपने छोटे भाई को आग के पास जाने से रोक रहा है। तो इसका संबंध किससे है बेटा, थॉर्नडाइक से। उसके बाद दूसरा है निरंतर प्रयास पर बल, तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, अभ्यास की क्रिया पर बार बार प्रयास करना चाहिए। उसके बाद क्या है, करके सीखना। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि अध्यापक को समय किसी समस्या को पूर्णतः हल न करके केवल उसके मार्गदर्शक का कार्य करें और बच्चे को ही क्या करें, पूरी क्रियाविधि करवाएं। कहने का मतलब अगर बालक स्वयं अगर कोई किसी चीज को हल करने का प्रयास करेगा, अगर कहने का मतलब करके सीखने का मतलब यही है कि अगर बालक स्वयं किसी भी अनुक्रिया को या किसी भी समस्या को या किसी भी कार्य को स्वयं करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। तो करके सीखने का मतलब है कि अध्यापक केवल मार्गदर्शक हो, अगर कोई मेजर समस्या है तभी उसे बताएं, बाकी पूरी समस्या को कौन हल करे, अध्यापक स्वयं हल करे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि जैसे वो गणित करवा रहे हैं, तो गणित के अंदर एक ही टाइप के प्रश्न है, तो उसके अंदर 10 टाइप के एक ही प्रकार के 10 क्वेश्चन है, तो केवल 2 प्रश्न करवा दिए या एक प्रश्न करवा दिया, उसके बाद बाकी क्वेश्चनों को क्या है, बालक को या बालिकाओं को या छात्रों को स्वयं करके सीखना चाहिए, स्वयं करके देखना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। उसके बाद छोटे बालकों के लिए व मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि छोटे बालक जो है वो किससे सीखते हैं बेटा, बार बार गलतियों से सीखते हैं, इसलिए इस सिद्धांत का संबंध किससे है बेटा, छोटे बालकों से, मतलब थॉर्नडाइक से संबंधित है। और मंद बुद्धि का मतलब है कि ऐसे बालक जिनका बुद्धि स्तर बहुत ही कम है, तो उनको सिखाने के लिए भी कौन सा सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसीलिए आप क्या करें, हमारी क्लास को लगातार देखने के लिए क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव है आपके मन के अंदर तो वो भी बताने का प्रयास करें। अगर देखो कई बार 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 कमेंट आ रहा है कि मतलब जो आवाज़ का जो इश्यू है हमारी तरफ से, तो इसको इश्यू को दूर कर दिया गया है, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप मैसेज के माध्यम से या संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे जो हमारा जो परिवार है ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़, उसको और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।